मैं कुंज बिहारी गुप्ता, डायरेक्टर सेरेमिक्स ग्रेनिटो प्राइवेट लिमिटेड, एक सेरेमिक्स उद्यमी हूँ और पिछले लगभग 30 साल से बीकानेर में सफलतापूर्वक सेरेमिक्स उद्योग का संचालन कर रहा हूँ। वैसे मैं खुद सेरेमिक इंजीनियर हूँ और मैंने अमेरिका से सेरेमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद से ही मैंने बीकानेर को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया और मैं लगातार सेरेमिक्स उद्योगों का संचालन कर रहा हूँ। मैं IIT BHU से सेरेमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अमेरिका में भी मैंने जो एमटेक की थी उसके अंदर भी मैंने विशेष ख्याति प्राप्त की थी और उसके पश्चात से ही मैंने बीकानेर में सबसे पहले सेरेमिक्स उद्योग की स्थापना 1980 में की थी और उसके बाद 1987 में मैंने पहले सर्वप्रथम सैनिटरी वेयर उद्योग की स्थापना की थी यहाँ पर। सर, चूंकि आप सेरेमिक उद्योग से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, आपको बीकानेर में किस तरह से जो खनिज आधारित जो उद्योग है उसकी संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, बीकानेर में क्ले की उपलब्धता है और काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। बीकानेर से लगभग 10,000 टन क्ले प्रतिदिन गुजरात के सेरेमिक्स उद्योगों को जा रही है और ये जो क्ले जाती है इसका एवरेज जो मूल्य प्राप्त होता है वो लगभग 300 रुपये प्रति टन होता है और गुजरात के उद्योग इस क्ले पर आधारित सेरेमिक्स उत्पादन बनाकर उसको एवरेज 12,000 रुपये प्रति टन पर बेचते हैं। तो लगभग 40 टाइम्स का वैल्यू एडिशन वो कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि बीकानेर या राजस्थान इस उद्योग के प्रसार से वंचित रहा और अगर यह उद्योग बीकानेर में स्थापित होता तो उससे मिलने वाले समस्त प्रकार के लाभ यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। आज की तारीख में गुजरात में लगभग 800 सेरेमिक इकाइयाँ कार्यरत हैं जो टाइल्स और सैनिटरी वेयर बना रही हैं और जिनका वार्षिक उत्पादन लगभग 50,000 करोड़ का है, जिसमें से लगभग 20,000 करोड़ का वार्षिक एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इसकी संभावनाएं का हम अनुमान तो इसी से लगा सकते हैं कि जो इतनी बड़ी विस्तृत इंडस्ट्री है उसके मुकाबले में राजस्थान में तो शायद 1% भी हम लोग उसका उत्पादन यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से बीकानेर में खनिज आधारित उद्योग है? देखिए, इस उद्योग का जो विस्तार हुआ इसकी शुरुआत लगभग 1985 में हुई और शुरुआत में जब सर्वप्रथम सैनिटरी वेयर का एक मध्यम श्रेणी का उद्योग और उसके पश्चात टाइल्स का सर्वप्रथम उद्योग भी मैंने अपने प्रयासों से बीकानेर में स्थापित किया था। 1988 में टाइल्स का स्थापित किया और 1987 में सैनिटरी वेयर का। उन उद्योगों से ही प्रेरणा लेकर गुजरात के मोरवी शहर में सिरेमिक इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई और 87 से आज तक उन्होंने जो जर्नी तय की है वो मैंने आपको बताया है कि आज कितना बड़ा टर्नओवर वहाँ आ रहा है। बीकानेर में शुरुआती सालों में इस उद्योग में कुछ उद्योग लगे, लगभग 30 इकाइयाँ यहाँ पर लगी, लेकिन दुर्भाग्य से वह इकाइयाँ फल फूल नहीं सकी और एक स्टेज के पश्चात जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक चैलेंज के लिए खुली तो उसके पश्चात ये इकाइयाँ उनसे प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकी। ये यूँ कहिए कि जब सरकार ने जो एक लघु उद्योग के लिए जो एक स्पेशल इंसेंटिव दिया जाता था एक्साइज ड्यूटी के एग्जम्पशन में और इन सब में, जैसे ही वो सब समाप्त हुआ तो इकाइयाँ, क्योंकि वो लघु इकाइयाँ थी और वो वैश्विक स्तर की उत्पादन क्षमता की भी नहीं थी और वैश्विक स्तर की टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं कर रही थी, तो वो उद्योगियाँ पिट गई। लेकिन गुजरात की इकाइयों ने अपने आप को वैश्विक स्तर की बनाया। आज की जो वहाँ पर जो भी इकाई है उसकी उत्पादन क्षमता और उत्पादन तकनीक विश्व में कहीं पर भी स्थापित सिरेमिक उद्योग की तकनीक या क्षमता के समकक्ष है, इसलिए वो अपने आप को टिका पाई। अब इसके एक हमें विश्लेषण की आवश्यकता है कि बीकानेर में ऐसा क्यों नहीं हुआ। बीकानेर में होने के लिए क्या आधारभूत सुविधाएं चाहिए? तो इसमें देखिए कुछ तो कमी हमारे एंटरप्रेन्योर्स की भी मैं कहूँगा, वो अपनी जिम्मेवारी से पूरी तरह से बच नहीं सकते, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं सरकारी सहयोग में भी कुछ हमें जो गुजरात के कंपैरिजन में अगर हम करें तो अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। और इसमें विशेषकर मैं उदाहरण दूंगा कि पिछले 20 साल से बीकानेर में कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं हुआ और जिन उद्यमी अगर कोई इकाई लगाना भी चाहता था
तो उसको यहाँ पर पहली बात तो लैंड उपलब्ध नहीं था, और अगर वो अपना एग्रीकल्चर लैंड लेकर उसको कन्वर्ट कराकर उद्योग की स्थापना करता था, तो वहाँ तक आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और सड़क वो पहुँचाना उस उद्यमी के बस की बात नहीं थी। हमने जैसे अपनी पहली इकाई, जो कि आज की तारीख में वैश्विक स्तर की है, जिसका उत्पादन भी तकनीक और क्षमता दोनों उसी स्तर की है जैसी किसी भी मॉडर्न इकाई की विश्व में है, वो जब स्थापित की तो हमने उस समय इन समस्याओं से हमारा वास्ता हुआ, और हमें अपनी इकाई के लिए विद्युत लाइन डालना अपने आप में बड़ा एक चैलेंज था। तो देखिए, बीकानेर में अगर हमें उद्योग की संभावनाएं तो हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, अगर हम उनको दूर कर सकें तो ये उद्योग बहुत तेज़ी से विस्तार लेगा। जिसमें सर्वप्रथम है एक वाजिब कीमत पर इंडस्ट्रियल लैंड की उपलब्धता, दूसरा वहाँ पर बिजली की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता और सड़क की उपलब्धता। अगर ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम वहाँ पर दे देते हैं तो इसके पश्चात मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी समस्या बाकी नहीं रहती। अभी जो नई सरकारी पॉलिसी आई है RIPS 2019, मेरे ख्याल से उसने अपने आप में एक बड़ा अच्छा पैकेज उद्यमी के लिए दिया है। तो मेरे ख्याल से हम किसी भी स्टेट से अगर सरकार की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है उसमें तो हम लोग कहीं भी पीछे अब नहीं हैं। ये आधारभूत सुविधाओं की हमें ज़रूर कुछ कमी है। जी सर, एक सवाल ये भी है कि जैसे बात करें जिप्सम की, जिप्सम एक दूसरा खनिज है, जिप्सम की बात करें तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जिप्सम है, बावजूद उसके यहाँ पे उस तरह के इंडस्ट्रीज या बीकानेर में जितनी होनी चाहिए थी उतनी डेवलप नहीं हो रही है। सिरेमिक उद्योग में जिप्सम का बड़ा एक लिमिटेड रोल है। सिरेमिक उद्योग मुख्यतः क्ले आधारित है, और सिरेमिक उद्योग के जो मुख्य रॉ मटेरियल हैं वो क्ले और क्वार्ट्ज फेल्सपार हैं, जो कि ब्यावर अजमेर क्षेत्र में उपलब्ध है। तो लगभग पूरा का पूरा कच्चा माल राजस्थान में उपलब्ध है, और इस पे आधारित उद्योग का संभावनाएं तो इतनी हैं कि यहाँ पर कम से कम अगर हम लोग एक दीर्घकालीन योजना बनाएं तो आगामी 5 वर्षों में 30 या 40 इकाइयाँ और आने वाले 10 सालों में कम से कम 100 इकाइयों की स्थापना हो सकती है। मैं ये भी बता दूं कि प्रति इकाई लगभग 100 करोड़ का पूंजी निवेश होता है, और वह इकाई लगभग 300 लोगों को रोजगार देती है, और लगभग 20 करोड़ रुपए का सरकार को GST के रूप में योगदान करती है। तो अगर मान लीजिए 100 इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित होती हैं तो आप समझ लीजिए कि 30,000 लोगों को, यानी कि लगभग 30,000 परिवारों को जीविका का साधन मिलता है, और सरकार को लगभग 2,000 करोड़ का वार्षिक GST के रूप में रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। बीकानेर में पोटास का अकूत भंडार मिला है। हाँ जी। पोटास आधारित जो उद्योग है उसकी क्या संभावनाएं आपको नजर आती है? पोटाश आधारित उद्योगों की संभावनाएं तो मेनली पोटाश का जो उपयोग होता है वह उर्वरक बनाने में होता है और विस्फोटक बनाने में होता है। तो विस्फोटक तो शायद कोई ना कोई सरकारी क्षेत्र की बात है। उर्वरक जो है डेफिनेटली आज पोटाश इंपोर्ट हो रहा है, और लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ का वार्षिक इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर इसका खनन होगा तो निश्चित रूप से ये उद्योग यहाँ पर विस्तार लेगा, इसकी अच्छी संभावनाएं हैं। एक आखिरी सवाल कि खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान और भारत सरकार से आपकी आधारभूत जो संसाधन है उससे जुड़ी क्या मांगे हो सकती है कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अवेलेबल हो जाए तो हम ये कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो खनिज खनन, इसके अंदर जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस और उसके पश्चात जो उनके ऊपर एक लिमिट है कि वो उतना ही उत्पादन कर सकते हैं, ये 1-2 समस्याएं हैं। जैसे जैसे विस्तार होता है उद्योग का तो अधिक मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट आती है। तो गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सरलीकरण करना चाहिए ताकि जो माइनिंग उद्योग है वह आसानी से चल सके, और इस पर आधारित उद्योग के लिए गवर्नमेंट को, मैंने जो कहा, आधारभूत सुविधाएं अगर प्राप्त हो जाएंगी तो इस उद्योग में बीकानेर का हम ये देखें कि जो मौसम बहुत अनुकूल है। हमारे को यहाँ पे साल में 330 दिन अच्छी धूप मिलती है और ह्यूमिडिटी कम होती है। तो सिरेमिक उद्योग के लिए दोनों चीज़ें प्लस पॉइंट हैं। और ह्यूमिडिटी कम होने से उद्योगों को आर्टिफिशियल ड्राइंग टेक्निक यूज़ नहीं करनी पड़ती, उत्पादन लागत उससे कम होती है। हमारे आसपास जो बाज़ार है वह दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, वह सब यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो हम इस बाज़ार तक हमारी पहुँच आसानी से हो सकती है। तो इस उद्योग में संभावनाएं हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले
सालों में ये उद्योग यहाँ पर फलेगा फूलेगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।